हेलो एवरीवन। तो भैया अब हम अपनी अलग सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम कला और संस्कृति के बारे में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए भाई, हम अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए अपनी सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले है कि जो पुलिकली भारत के किस राज्य की लोक नृत्य शैली है, तो वो है भाई ऑप्शन नंबर सी, केरल की। इसमें है पुलिकली बाघ नृत्य। केरल राज्य की एक लोक कला है। इस मतलब जो ये है पुलिकली, ये केरल राज्य की एक लोक कला है। और जो इस कला का अर्थ क्या होता है, जैसे बाघों का खेल। ठीक है भाई, इसका क्या अर्थ है, बाघों का खेल। और इस उत्सव के दौरान बाघों की वेशभूषा में नर्तकों द्वारा किया जाने वाला जो नृत्य देखने में बेहद एवं दिलचस्पी और मज़ेदार होता है। मतलब ये बाघ की वेशभूषा पहन लेते हैं और फिर उसको ये मतलब लोग करते हैं इस नृत्य को। ठीक है, ये चेदा, थकिल और उडुक्कू जैसे पारंपरिक ताल वाद्य यंत्रों की ताल पर नाचते हैं। फिर उसके बाद आता है टाइगर हंटिंग थीम। क्या होती है, त्योहारों में प्रदर्शन का विषय एक शिकारी द्वारा बंदूक चलाने और छिपकर खेलने वाला बाघों पर आधारित होता है। जैसे भाई शिकारी शिकार करता है ना शेर का, वैसे इसमें भी दिखाया जाता है। फिर इसके जो टाइगर हंटिंग थीम होती है उसमें, और इसका मेकअप क्या होता है, बाघों की तरह दिखने के लिए शरीर और चेहरे पर मेकअप किया जाता है। ठीक है भाई, इस नृत्य के बारे में मैंने आपको कंप्लीट बता दिया है। जो अतिरिक्त हैं, जैसे यक्षगान कहाँ होता है, कर्नाटक में। गरबा कहाँ होता है, गुजरात में। भांगड़ा कहाँ होता है, पंजाब में। और छापेली उत्तराखंड में होता है। कथक उत्तर प्रदेश में होता है। कथकली कहाँ होता है, केरल में। और भरतनाट्यम कहाँ होता है, तमिलनाडु में। एक बार फिर से रिवाइज करवा देती हूँ। यक्षगान कहाँ होता है, कर्नाटक में। गरबा कहाँ होता है, गुजरात में। भांगड़ा पंजाब में। छापेली उत्तराखंड में। कथक उत्तर भारत में। और जो कथकली है वो केरल में होते हैं। और भरतनाट्यम कहाँ होता है, तमिलनाडु में। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, मछलीपट्टनम या मसूलीपट्टनम भारत के पूर्व तट पर एक समृद्ध बंदरगाह था जो अपने खालिस्तान के काम के लिए प्रसिद्ध था। तो भाई किस लिए प्रसिद्ध था, तो वो था कलमकारी के लिए। जो मसूलीपट्टनम या मछलीपट्टनम था वो किस लिए प्रसिद्ध था, वो था अपनी कलमकारी के लिए। इसमें दे रखा है कि मछलीपट्टनम अपने हथकरघा उद्योग के लिए जाना जाता है। ठीक है भाई, जो हाथ से काम करते हैं उनके लिए जाना जाता है। जो संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य एशियाई देशों को निर्यात करने वाले कलमकारी वस्त्रों का उत्पादन करते हैं। किसका उत्पादन करते हैं, कलमकारी वस्तुओं का। इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट बनते हैं वो क्या है, आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में मछलीपट्टनम शहर कलमकारी कपड़ों के लिए भी जाना जाता है। जो आंध्र प्रदेश है उसमें जो कृष्ण जिला है उसमें जो ये मछलीपट्टनम होता है ना, इसका शहर है, वो कलमकारी कपड़ों के लिए भी जाना जाता है। इसके बाद आता है कलमकारी विशेष रूप से जो सजावट और धार्मिक अलंकार के लिए, अलंकरण के लिए डाई पेंट किए गए कपड़े तैयार करने की एक तकनीक है। ठीक है भाई, कलमकारी ये है, कपड़े तैयार करने की कोई एक तकनीक है। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, रामचरितमानस में कौन सा कांड सबसे छोटा है, तो वो है ऑप्शन नंबर बी, किष्किंधा कांड है जो रामचरितमानस में वो सबसे छोटा है। इसमें इसका तथ्य दिया हुआ है कि किष्किंधा कांड वाल्मीकि रामायण का सबसे छोटा कांड है। और बाल कांड क्या है, यह रामचरितमानस के 7 अध्याय से पहले और सबसे लंबा, यह विभिन्न देवी देवताओं के व्यापक आह्वान के साथ शुरू होता है। मतलब जो रामचरितमानस के 7 अध्याय हैं में से तो पहला और सबसे लंबा है, और यह जो देवी देवता होते हैं उनके आह्वान से शुरू होता है। फिर इसके बाद आता है, यह अन्य कहानियों के अलावा शिव और पार्वती की कहानियाँ भी इसमें शामिल हैं। मतलब और कहानी तो है ही है, जो शिव और पार्वती की कहानियाँ हैं वो भी इसमें शामिल है। और अध्याय अयोध्या के राम का जन्म, उनका बचपन, उनके यज्ञ की रक्षा, ऋषि के यज्ञ की रक्षा, जनकपुर में प्रवेश, भगवान शिव के धनुष को तोड़ना और सीता से विवाह और अयोध्या लौटने, सभी का वर्णन है इसमें बाल कांड में। ठीक है, फिर उसके बाद आता है अयोध्या कांड। अयोध्या कांड का अध्याय कौन सा है भाई, वो है 326 का दोहा। और अन्य कांड कौन सा है भाई, वन का दोहा, जहाँ श्री 46वां दोहा है।
ये घटना पूरा अध्याय सीता और लक्ष्मण से जंगल में राम के जीवन में वहाँ रहने का सब कुछ का मतलब क्या क्या किया, किस तरह रहते थे वो, इसमें सब कुछ है। किष्किंधा का दोहा है भाई तीसरा तीसरा, ठीक है, 30वां। फिर उसके बाद आता है सौंदर्य का अध्याय है 60वां दोहा, और जो लंका कांड है वो 121वां दोहा में है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है उत्तराखंड, जो मतलब बाद की घटनाओं का अध्याय का या उपसंहार, जो 130वां दोहा है। इसके बाद आता है शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है, तो शेरशाह का मकबरा सासाराम में स्थित है। शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में स्थित है। इसका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो क्या बनता है, सासाराम स्थित शेरशाह का मकबरा स्वयं शेरशाह ने अपने जीवन काल में और उनके बेटे इस्लाम शाह के शासनकाल के दौरान बनवाया गया था भाई। तो जो ये मकबरा था ये कब बनवाया गया था, उनका जो बेटा था सासाराम, उनके दौरान उनका जो शासन चल रहा था उस टाइम पे तब बनाया गया था। और शेरशाह सूरी की मृत्यु के 3 महीने बाद 16 अगस्त 1545 को इसका निर्माण पूरा हुआ था। फिर उसके बाद आता है शेरशाह का मकबरा इंडो इस्लामिक वास्तुकला का उदाहरण है। किस वास्तुकला का उदाहरण है, इंडो इस्लामिक का। और यह वास्तुकार मीर मोहम्मद अलीवाल खां द्वारा अभिकल्पित किया गया था, ठीक है, किस द्वारा, मीर मोहम्मद द्वारा। उसके बाद आता है बिहार का सर्वाधिक महत्वपूर्ण त्योहार निम्न में से कौन सा है, तो भाई जो बिहार का है वो छठ पूजा है, वहाँ की ये इम्पोर्टेंट मानी जाती है। इसमें लिख रखा है कि छठ पूजा बिहार का एक क्षेत्रीय त्योहार है। इस अवसर पर सूर्य देव की पूजा की जाती है। और बिहार के लोग आध्यात्मिक रूप से किसकी पूजा की जाती है भाई, सूर्य देव की पूजा की जाती है छठ पूजा पर, याद रखना। बिहार के लोग आध्यात्मिक रूप से प्रवृत्ति होने के कारण भगवान की पूजा करने के लिए कई त्योहार मनाते हैं। और छठ पूजा एकमात्र वैदिक त्योहार है जो सूर्य देवता को समर्पित है। और यह त्योहार साल में 2 बार, चैत्र मास जो मार्च होता है और कार्तिक मास जो नवंबर होता है उसमें मनाया जाता है। 2 बार मनाया जाता है भाई छठ पूजा। फिर उसके बाद आता है यह उत्सव 4 दिन का है, जहाँ लोग नदी के किनारे सूर्यास्त सभा के दौरान उपवास करते हैं और प्रार्थना करते हैं। 4 दिन चलता है, लोग उपवास करते हैं और सूर्य देवता की पूजा करते हैं। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, इसमें जो ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट दे रखे हैं, ये लोग गीत भी गाते हैं और सूर्य देवता और छठी मैया की स्तुति के लिए नृत्य भी करते हैं। फिर आता है बिहार के लोगों में कि इस त्योहार में अपार आस्था है भाई, वो बहुत ज़्यादा मानते हैं। फिर उसके बाद आता है मधुश्रवणी पर्व बिहार के मिथिलांचल में विशेष रूप से मनाया जाता है। जो ये मधुश्रवणी पर्व है ये भी बिहार में मनाया जाता है। फिर उसके बाद आता है बिहार के मिथिला की संगीत परंपरा का प्रमाणिक इतिहास में मुख्य स्रोत कौन सा है भाई, तो कौन सा है भाई, वो है ऑप्शन नंबर बी, संगीत नाटिका। इसका मुख्य स्रोत कौन सा है, संगीत नाटिका। इसमें पॉइंट दे रखे हैं, जैसे बिहार में ध्रुपद गान के महत्वपूर्ण केंद्र कौन कौन से हैं, तो वो है अमता, जैसे दरभंगा, और डुमराव, बक्सर, बोतिया, पश्चिम चंपारण। और नोट क्या है, बिहार में ठुमरी का मुख्य केंद्र गया है, ठीक है। इसका मुख्य केंद्र कौन सा है भाई, बिहार में ठुमरी का मुख्य केंद्र है गया। फिर उसके बाद आता है सामा चक्के व लोक पर्व बिहार में मुख्य किस क्षेत्र में मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है भाई मिथिला में, ठीक है। कहाँ मनाया जाता है, मिथिला। सामा चकेवा लोक पर्व बिहार के मिथिला में मनाया जाता है। और सामा चकेवा या चकवा मिथिला क्षेत्र में विभिन्न त्योहारों में से होने वाला एक नृत्य नाटक है। उत्तरी बिहार को कवर करता है और नेपाल में फैला हुआ है। यह विशेष रूप से नवंबर में मनाया जाता है, ठीक है भाई। फिर उसके बाद आता है अन्य महत्वपूर्ण जानकारी बिहार के भागलपुर में बिहुला त्योहार विशेष धूमधाम से मनाया जाता है। बिहुला त्योहार को विषहरी पूजा भी की जाती है। और कोजागरा व्रत मुख्यतः बिहार के
जो मिथिलोचल में मनाया जाता है, इसमें किसकी पूजा की जाती है? जो माता लक्ष्मी जी हैं उनकी पूजा की जाती है। फिर उसके बाद आता है प्रसिद्ध नवकलेवर उत्सव, इनमें से किस राज्य से संबंधित है? तो वो है भाई ओडिशा से। ठीक है, जो नवकलेवर उत्सव है वो किससे है? ओडिशा से। इसके बाद आता है जो नवकलेवर उत्सव ओडिशा में अधिकांश जगन्नाथपुर मंदिर में मनाया जाने वाला प्राचीन अनुष्ठान है। ठीक है भाई, इसका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है वो क्या है? महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? नब्बा का अर्थ है नया और काले का अर्थ है शरीर। ठीक है, इसके बाद आता है इस त्योहार में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा और सुदर्शन की मूर्तियों के कई मूर्तियों में बदल दिया जाता है और माना जाता है कि भगवान श्री जगन्नाथ नकलेश्वर के दौरान नए शरीर को सुशोभित करते हैं। फिर उसके बाद इसमें अगला क्वेश्चन है आगामी भाषा किस राज्य में बोली जाती है? तो वो बोली जाती है नागालैंड में। ठीक है भाई, जो अंगामी भाषा है वो नागालैंड में बोली जाती है। नागालैंड विधानसभा द्वारा अंग्रेजी नागालैंड की आधिकारिक भाषा है और नागालैंड को कोन्याक, चांग, लोथा, फोम, शेमा, आगामी व रेंगवा इत्यादि भाषाएं बोली जाती हैं। आगामी तिब्बत बर्मी भाषा परिवार की आगामी पोचुरी शाखा की आगामी उपशाखा की एक भाषा है और राज्य के निवासियों के बीच यह संपर्क भाषा के रूप में विकसित हो चुकी है। ठीक है भाई, जो 2011 जनगणना आंकड़ों के अनुसार भाषा कोयांक है जिसका हिस्सा अकेले 46% है। ठीक है, किसका है? कोयांक भाषा ऐसी है जिसका हिस्सा कितना है? 46%। फिर उसके बाद आता है सिंधु दर्शन उत्सव मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है लद्दाख में। सिंधु दर्शन कहाँ मनाया जाता है? लद्दाख में मनाया जाता है। चलिए लद्दाख के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सिंधु दर्शन फेस्टिवल लेह से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सेमनला में सिंधु नदी के किनारे मनाया जाता है भाई। ठीक है, 8 किलोमीटर दूर मनाया जाता है और यह उत्सव 3 दिनों तक मनाया जाता है और यह नदी यह सिंधु नदी के तट पर सभ्यता और संस्कृति के संगम को दर्शाता है और दर्शन महोत्सव का आयोजन 1997 से किया जा रहा है भाई। ठीक है, इस उत्सव का 1997 से किया जा रहा है और इस त्योहार में शामिल होने वाले लोग अपने राज्य में से के नदी के पानी से भरे मिट्टी के बर्तन लेकर आते हैं और उन्हें सिंधु नदी में विसर्जित कर देते हैं भाई। जो लोग हैं वो उनकी यही आस्था है कि भाई वो नदी के अपने राज्य की नदी का पानी मिट्टी के बर्तन में लेकर आते हैं और यहाँ नदी में विसर्जित कर देते हैं। इसके बाद है प्राचीन सेंट थॉमस जॉर्ज कहाँ स्थित है? तो वो है केरल में। ठीक है, जो प्राचीन सेंट थॉमस चर्च है वो केरल में स्थित है। इसके बाद आता है प्राचीन सेंट थॉमस चर्च केरल में स्थित है। सेंट थॉमस चर्च को 1598 में किसने बनाया था? पुर्तगालियों ने बनवाया था और यह चर्च दीव किले के अंदर स्थित एक ऊंचे से प्लेटफॉर्म पर स्थित है भाई। ठीक है, ऊंचे से प्लेटफॉर्म पर स्थित है और इनको पुर्तगालियों ने बनवाया था और इस चर्च का निर्माण गोथिक वास्तुकला में किया गया है। कौन सी कला में किया गया है भाई? गोथिक। और चर्च की इमारत में सफ़ेद बाहरी दीवार व पुर्तगाली काल में कई चित्र बने हुए हैं और इस संग्रहालय चर्च में मसीहा और मदर मैरी की पत्थर की मूर्तियां रखी गई हैं। ठीक है भाई, फिर उसके बाद आता है अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य कौन सा है भाई? तो इसमें आपको ऑप्शन क्या दे रखा है? ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य मयूर नृत्य है। ठीक है, कौन सा नृत्य है? मयूर नृत्य। लोक नृत्य उन नृत्यों को कहते हैं जिसमें प्राय निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती हैं भाई। क्या क्या विशेषता पाई जाती हैं? ये नृत्य 19वीं शताब्दी या उससे पहले के हैं जिन्हें पेटेंट कराया गया था और इन नृत्यों का ढंग पारंपरिक होता है, न कि किसी एक व्यक्ति द्वारा नवचारित द्वारा सृजित होता, पारंपरिक होते हैं। फिर उसके बाद है इसके नृत्यकार आम आदमी होते हैं ना कि कुलीन वर्ग। और अरुणाचल प्रदेश में कुछ मुख्य नृत्य हैं जैसे दामिंडा डांस, वाचो, तापू, बारडो, खापटी, बुआ बुइया, रिखमपाड़ा और लायना, ये सब नृत्य हैं। फिर उसके बाद आता है भारतीय संगीत के संदर्भ में निम्न में से कौन सा राग नहीं है? तो जो राग है वो कौन सा नहीं है? वो है ऑप्शन नंबर बी, जो श्रृंगार है वो राग नहीं है।
फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, निम्न में से किस राज्य में पारंपरिक रूप से लोटिया नामक गीत गाए जाते हैं? तो कहाँ है भाई? वो राजस्थान में लोटिया नामक गाया जाता है। लोटिया गाने पारंपरिक रूप से राजस्थान से जुड़े हुए हैं। लोटिया त्योहार को के दौरान चैत्र महीने में लोटिया गाया जाता है। ठीक है भाई, कब गाया जाता है आपसे पूछ ले तो चैत्र में। और महिलाएं तालाबों और कुओं से पानी से भरा हुआ लोटा और कलश लेकर आती हैं। ठीक है भाई, इस नृत्य में। फिर उसके बाद आता है शोर मंदिर, जो एक यूनेस्को विरासत स्थल है। कहाँ स्थित है भाई? तो वो है तमिलनाडु में शोर मंदिर। शोर मंदिर कहाँ है? तमिलनाडु में। शोर मंदिर जो यूनेस्को विरासत स्थल है, तमिलनाडु में स्थित है। और शोर मंदिर एक संरचनात्मक मंदिर है और जो 8वीं शताब्दी ईस्वी ग्रेनाइट के खंडों से बना है। ठीक है भाई। तो भाई मैंने आपको इस क्लास में आज 15 क्वेश्चन करवाए हैं और विद डिटेल के साथ करवाए हैं। अगर आपको ये क्लास पसंद आए तो भाई कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर आपको ये लगे कि भाई डिटेल में ना कराओ, सीधी मतलब सीरीज़ लेके आओ वन लाइनर की, जल्द से जल्द हो जाए, तो भाई वो भी बताना, वो भी आपके लिए लेके आऊँगी। तो भाई चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।